बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर रिस्पिरेशन के बारे में। आप लोगों को पता है कि रिस्पिरेशन जो है ये एक वाइटल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन में हमें एनर्जी हासिल होती है और वही एनर्जी जो है वो फिर हमारे बॉडी के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को चलाने में मदद देते हैं। हम ब्रॉड सेंस में कह सकते हैं कि वही एनर्जी फिर हमें अलाइव रखती है, ज़िंदा रखती है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन दैट नीड ऑक्सीजन, वो रिस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड के साथ ऑक्सीजन का मिलना ज़रूरी होता है या लाजमी होता है, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ये वो रिस्पिरेशन होती है दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन, जिसके लिए फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑर्गेनिक फूड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में चूँकि ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक फूड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 36 एटीपी एनर्जी हासिल होते हैं। और दूसरा जो है एनएरोबिक रिस्पिरेशन, तो वो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जब ऑर्गेनिक फूड के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसमें सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी हासिल होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि रिस्पिरेशन में हमें एनर्जी हासिल होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पिरेशन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पिरेशन ये है कि रिस्पिरेशन में हमें एनर्जी हासिल होती है और वही एनर्जी जो है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू बी अलाइव। हर जानदार के लिए ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वही एनर्जी फिर क्या करता है, वो ज़िंदा रहने के लिए या अपनी एक्टिविटी को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। जो एनर्जी रिस्पिरेशन में हासिल होती है, सो वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? एनर्जी इज़ यूज़ टू ड्राइव केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं और उन रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है रिस्पिरेशन। जिस तरह कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए एट्सेट्रा। सो ये तमाम जब बनते हैं तो उनके केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कौन देता है? वो हमें देता है रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन देता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सेल डिवीज़न होती है, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्वस सिस्टम पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होता है, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। या हम ये कह सकते हैं कि फॉर मूवमेंट, मसल कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट के लिए जितनी भी एनर्जी दरकार होती है, या इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स एट कीप द बॉडी वार्म्स। वार्म ब्लडेड एनिमल में ये क्या करता है, ये बॉडी को एक ख़ास टेम्परेचर पे रखता है। जिस तरह कि हमें मालूम है कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो वो क्या है, ये सारे रिएक्शन के लिए, डिवीज़न के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, मूवमेंट के लिए, या हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए, इनके लिए जितनी भी एनर्जी दरकार होती है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। रिस्पिरेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। रिस्पिरेशन बेस्ड ऑन लोकेशन दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को सिंपली हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब हम एयर को लंग्स में लेके जाते हैं, फिर लंग्स से एयर को बाहर निकालते हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में होता है एक इनहेलेशन ऑफ एयर होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। एक होता है एक्सहेलेशन ऑफ एयर, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है? इंटरनल रिस्पिरेशन में ये होता है कि जब ब्रीदिंग से हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल टू ईल्ड एनर्जी। जब हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन फिर क्या करता है, वो ऑर्गेनिक फूड के साथ मिलके हमें एनर्जी देता है। तो जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिक फूड के साथ मिलता है और वो हमें एनर्जी देता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है, तो इंटरनल रिस्पिरेशन के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा है कि ये 3 प्रोसेस की वजह से होती है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेकंड ईयर में हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में, जिसको हम सिंपली ब्रीदिंग भी कहते हैं, कि किस तरह ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, किस तरह इनहेलेशन होता है, किस तरह एक्सहेलेशन होता है। तो व्हाट आर रेस्पिरेटरी सर्फेसेस? रेस्पिरेटरी सर्फेसेस क्या होते हैं? सो द एरिया वेयर द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो जगह जहाँ पे
गैसों का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी सरफेसेस। और हमें पता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिस्पिरेटरी सरफेसेस हैं दैट आर प्रेजेंटेड बाय द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो है वो रिस्पिरेटरी सरफेसेस प्रोवाइड करता है बिकॉज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द अल्वियोलाई। ओके, सो रिस्पिरेटरी सरफेसेस के चंद प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के बिना पे हम कह सकते हैं कि दीज आर द गुड रिस्पिरेटरी सरफेसेस और वेयर द गैस एक्सचेंज विल अकर एक्यूरेटली, आसानी के साथ। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ अगर किसी रिस्पिरेटरी सरफेस में होंगे या किसी जगह में होंगे तो वो अच्छी रिस्पिरेटरी सरफेसेस कहलाते हैं जो कि अल्वियोलाई में हैं। ये प्रॉपर्टीज़ अल्वियोलाई में हैं, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट लंग्स और अल्वियोलाई आर द प्रोवाइड गुड रिस्पिरेटरी सरफेसेस। ओके, पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि रिस्पिरेटरी सरफेसेस जो है ये थिन वाल होंगे। थिन वाल मतलब ये कि अगर इनकी ये वाल थिन होगी जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है 1 mm और 1 mm से लेस होगी तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो आसानी के साथ होता है। मतलब ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड में एंटर होगा और ब्लड के जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो आसानी के साथ अल्वियोलाई में एंटर हो सकता है। सो रिस्पिरेटरी सरफेसेस की पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि ये थिन वाल होगी। ये क्या होगी? थिन वाल, 1 mm और 1 mm से लेस होगी। दूसरी रिस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टी ये होगी कि ये लार्ज सरफेस एरिया में होंगे, मतलब ये ज़्यादा मकदार में होंगे। जितनी रिस्पिरेटरी सरफेसेस ज़्यादा मकदार में होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ब्लड में ज़्यादा होगी और हमारी बॉडी की डिमांड जो है वो पूरी होगी। जो कि हमें पता है हमारे बॉडी में या हमारे दोनों लंग्स में तकरीबन 600 मिलियंस अल्वियोलाई मौजूद है जो कि हमारे ऑक्सीजन की डिमांड को क्या करती है, वो पूरी करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द रिस्पिरेटरी सरफेसेस विल बी इन लार्ज नंबर और लार्ज सरफेस एरिया में होंगे। ओके, तीसरा क्या है कि द रिस्पिरेटरी सरफेस विल प्रोवाइड या हैव रिच ब्लड सप्लाई। रिस्पिरेटरी सरफेस में रिच ब्लड सप्लाई होगी, मीन टू से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा। जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लाएगा अल्वियोलाई में, जिसको हम बाद में एक्सहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो उसको आसानी के साथ ब्लड की मकदार जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सरफेसेस विल हैव रिच ब्लड सप्लाई। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी रिस्पिरेटरी सरफेसेस की ये होगी कि दे विल बी मोइस्ट। ये मोइस्ट होंगे। मोइस्ट मीन गैसेस ओनली पास एजली व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर। गैसेस के एक्सचेंज के लिए पानी का होना लाजमी है। अगर हम कह सकें कि ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह दाखिल होगा या मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में किस तरह दाखिल होगा तो इसके लिए वहाँ मोइस्ट होना लाजमी है। यहाँ पे नमी का होना क्या है वो या पानी का होना क्या है वो लाजमी है। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर प्रेजेंट इन द अल्वियोलाई, सो वी कैन से दैट अल्वियोलाई आर प्रोवाइड गुड रिस्पिरेटरी सरफेसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।